सोचो, आप एक बाप हो, आपकी बेटी किडनैप हो जाती है, रैंसम कॉल आता है, पुलिस लग जाती है, लेकिन रैंसम देने से पहले ही एक न्यूज आती है, किडनैपर की लाश मिल चुकी है। अब सवाल यह है, जब किडनैपर मर चुका था तो आपकी बेटी घर कैसे वापस आई? ये कहानी है एक ऐसे किडनैपिंग केस की जो शायद ऑफिशियली सॉल्व हो गया, लेकिन असल राज आज तक किसी को नहीं पता। विक्टिम और फैमिली सेटअप। एक पावरफुल रिच बिजनेसमैन, बेटी 19-20 साल की, कॉलेज स्टूडेंट, थोड़ी इंट्रोवर्ट, डायरी लिखने का शौक, रात को ट्यूशन या कॉलेज से लौटते वक्त गेट के पास से गायब हो जाती है। घर वालों को पहले लगता है दोस्तों के घर गई होगी, फिर घबराहट, फिर पैनिक। रात शांत थी, लेकिन खन्ना मेंशन के अंदर बेचैनी का तूफान था। बिजनेस टाइकून राजीव खन्ना ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा डर महसूस नहीं किया था। उसकी 19 साल की बेटी रिया शाम तक कॉलेज से लौटनी थी, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं था। पहले उन्होंने सोचा शायद ट्रैफिक जाम या किसी दोस्त के यहां रुक गई हो, पर जैसे जैसे घंटे बीतते गए, राजीव के अंदर एक अजीब सा खालीपन बढ़ता गया। घर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने फुटेज चेक किया, लेकिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। रिया के गेट के पास आने के बाद कैमराज ने कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक सिग्नल दिखाया, जैसे किसी ने सिस्टम जैम कर दिया हो। राजीव ने तुरंत कंपनी के आईटी हेड को फोन लगाया, पर सबने कहा, सर ये तो इम्पॉसिबल है, हमारा सीसीटीवी प्राइवेट सर्वर पे चलता है। तभी साइलेंस तोड़ता हुआ एक कॉल आता है, नंबर अननोन। राजीव फोन उठाता है। दूसरी तरफ से एक डिस्टॉर्टेड मेटेलिक आवाज आती है, जैसे कोई वॉइस चेंजर से बोल रहा हो। पुलिस को इन्वॉल्व किया तो बेटी नहीं मिलेगी, कल सुबह तक 5 करोड़ रेडी रखना। एक पल के लिए राजीव का दिमाग खाली हो गया। उसने बोला, रिया सेफ है ना? तुम हो कौन? एक पल के लिए राजीव का दिमाग खाली हो गया। उसने बोला, रिया सेफ है ना? तुम हो कौन? कॉलर चुप रहा, सिर्फ हल्की सांस की आवाज सुनाई दी। फिर एक और लाइन, पैसे रेडी रखना, वरना सिर्फ एक लाश मिलेगी। और लाइन कट हो गई। राजीव के हाथ से फोन गिर गया। उसने तुरंत वाइफ को कुछ नहीं बताया। वो शॉक में थी, बस रिपीटेडली बोल रही थी, पुलिस को बुलाओ। पर राजीव के दिमाग में कॉलर का पहला सेंटेंस गूंज रहा था, पुलिस को इन्वॉल्व किया तो बेटी नहीं मिलेगी। उसने 1 मिनट में अपना डिसीजन ले लिया। ऊपर से काम, अंदर से तूफान। अपने ट्रस्टेड मैनेजर मनीष को बुलाया और बोला, सबसे डिस्क्रीट ऑफिसर से कांटेक्ट कराओ। पब्लिक पुलिस नहीं, कोई जो मीडिया तक बात लेके ना जाए। मनीष समझ गया, क्योंकि राजीव के कांटेक्ट हाई लेवल तक थे। एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अरुण तिवारी को कॉल लगाया गया, एक ऐसा आदमी जो अंडर द राडर ऑपरेशंस में एक्सपर्ट था। तिवारी ने सीन का शॉर्ट असेसमेंट किया। सर, ये कोई अमेचर गैंग नहीं, वॉइस मास्किंग, सीसीटीवी जैमिंग, टाइमिंग सब प्री प्लान्ड है। किडनैपर को आपके घर के रूटीन का पूरा नॉलेज था। राजीव ने कहा, मैं रैनसम देने के लिए रेडी हूं, बस रिया को सेफ वापस चाहिए। ऑफिसर ने रोका, आपको करना यह है, कल तक पैसे अरेंज करना, मगर उनका ट्रेस के लिए हम पैरेलल सिस्टम लगाएंगे। हर पैकेट में जीपीएस माइक्रोचिप होनी चाहिए। राजीव का दिल तो कहता था बस पैसा देके बेटी वापस ले आए, लेकिन दिमाग जानता था यह डील किडनैपर के प्लान का सिर्फ शुरुआत है। घर में पैनिक का माहौल था। गार्ड्स डबल शिफ्ट पे लग गए, सबल कुछ नहीं समझ पा रहे थे। रात भर राजीव ऑफिस में सीसीटीवी बैकअप्स, फोन लॉग्स और पुरानी सिक्योरिटी फुटेज देखते रहे। हर फ्रेम में रिया मुस्कुराती नजर आती थी, और फिर एक ब्लैकआउट फ्रेम। वही काफिर ब्लैंक स्क्रीन, जैसे किसी ने खुशी से अंधेरे तक का ब्रिज बना दिया हो। और उस ब्लैक फ्रेम के बाद सिर्फ एक खामोशी थी, जिसमें सिर्फ एक सवाल गूंजता रहा, क्या कल सुबह वो अपनी बेटी को देख पाएगा? ट्विस्ट,
किडनैपर की लाश। सुबह के 5 बजे का वक्त था। राजीव खन्ना ने पूरी रात नींद नहीं ली थी। रैनसम के पैसे ट्रांसफर होने वाले थे और पुलिस सीक्रेटली ट्रैकिंग सिस्टम सेट कर रही थी। हर सेकंड 1 साल जैसा लग रहा था। तभी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा राजीव एक अखबार पलट रहा था जब उसके फोन की रिंगटोन गूंजी। इंस्पेक्टर तिवारी का कॉल। सर, एक कार मिली है हाईवे के पास, सेक्टर 47 के जंगल के किनारे। आपको तुरंत आना पड़ेगा। तिवारी की आवाज में कुछ अजीब था, एक्साइटमेंट भी और टेंशन भी। राजीव बिना कुछ पूछे निकल पड़ता है। जब पुलिस स्पॉट पे पहुंचती है, सामने एक सिल्वर सेडन खड़ी होती है। बॉनेट पूरा क्रश्ड, जैसे हाई स्पीड क्रैश हुआ हो। कार के ग्लास टूट चुके हैं और एयरबैग खुले हुए। अंदर एक आदमी झुका हुआ पड़ा है, स्टीयरिंग पे सिर टिकाए। उसके चेहरे पे चोट के निशान और आंखों के पास जलने के मार्क्स। सर, आईडी तो नहीं मिली, पर देखिए ये फोन। ग्लव बॉक्स से एक ब्लैक स्मार्टफोन निकालता है। इनसाइड गैलरी डजन्स ऑफ फोटोज। हर फोटो राजीव खन्ना के घर के बाहर की है, अलग अलग एंगल्स से। और कुछ इमेजेस में रिया ड्राइववे पर स्कूल यूनिफॉर्म में या अपनी कार में बैठी हुई। राजीव का दिल एक पल के लिए रुक गया। यही वो आदमी था जिसे पुलिस 2 दिन से ढूंढ रही थी, द किडनैपर। इंस्पेक्टर तिवारी ने फोन अनलॉक करने की कोशिश की, पर वो पासकोड प्रोटेक्टेड था। लेकिन एक और चीज खास थी, कार में अलग से एक डुअल सिम ट्रे मिली। दूसरी सिम में से रैंसम कॉल के आउटगोइंग रिकॉर्ड्स रिकवर हुए। फॉरेंसिक्स टीम ने डाटा कंफर्म किया। सर, ये वही नंबर है जिससे रैंसम कॉल आया था। अब सब कुछ क्लियर लग रहा था। पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया, यही किडनैपर था, एक्सीडेंट में मर गया। रैंसम एक्सचेंज कैंसिल हो चुका था। किडनैपर मर गया और उसके फोन में मिलने वाले क्लूज ने सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ा दिया था। राजीव खन्ना का दिल कह रहा था कि बेटी कहीं जिंदा है, पर हर घंटा बेजान लग रहा था। हर बीप, हर फोन रिंग एक नई उम्मीद और नई डरावनी खबर बन जाती थी। पुलिस ने पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया। हाईवे के 20 किलोमीटर रेडियस में चेक पॉइंट्स लग गए। फॉरेस्ट एरिया में ड्रोन सर्वेलेंस हो रहा था। लोकल विलेजर्स से पूछा गया, पर हर जवाब एक डिसअपॉइंटमेंट था। राजीव ने एक मोमेंट के लिए सीसीटीवी रूम में जाके दीवार पे लगा रिया का पोर्ट्रेट देखा। उसने हल्का सा हाथ उस फोटो के ऊपर रखा और मन ही मन में बोला, मैं तुझे ढूंढ कर रहूंगा बेटा। उसके पीछे इंस्पेक्टर तिवारी एक कोल्ड रिपोर्ट लेकर आया। सर, आज 24 घंटे हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल लो है। हो सकता है किडनैपर के मरने के बाद। मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। मैंशन का सिक्योरिटी गार्ड केशव गेट के पास जा रहा था जब उसने देखा एक सेफ्ड दुपट्टा हवा में हिल रहा है। गेट के सामने कोई खड़ा था। पहले तो उसने सोचा कोई मीडिया रिपोर्टर होगा, लेकिन जैसे ही वो पास गया उसके पैर जम गए। वो रिया थी, जिंदा, लेकिन एक दुम पले फेस, आंखों के नीचे काले घेरे, पैरों में छोटी छोटी चोटों के निशान। सर, मैडम वापस आ गई। राजीव सीधा दौड़ तक भागा। उसने बेटी को देखा। रिया चुपचाप खड़ी थी, आंखों में ब्लैंक तारे, जैसे वो पहचान नहीं पा रही हो। उसने एक पल के लिए राजीव को देखा, फिर धीरे से बोला, पापा, और बेहोश हो गई। 2 डॉक्टर्स को बुलाया गया। फिजिकल इंजरीज माइनर थी, पर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बहुत गहरा। जब रिया होश में आई, उसने एक ही बात बोली, मैं रास्ते पे थी, किसी ने कहा जाओ, घर चले जाओ। फिर मुझे कुछ याद नहीं। तुझे किडनैप किसने किया? मुझे कुछ याद नहीं। हाउस के अंदर सब लोग शॉक में थे। किडनैपर मर गया, रैंसम गया नहीं, और विक्टिम खुद वापस आ गई, बिना समझाए कैसे। मिरेकल रिटर्न, बिजनेस टाइकून्स डॉटर फाउंड अलाइव। लेकिन राजीव और इंस्पेक्टर तिवारी दोनों जानते थे, ये मिरेकल नहीं, किसी साजिश का पहला सिग्नल था। सर, अगर लड़की इतनी दूर थी, बिना कन्वेयंस, बिना कॉल के, बिना जीपीएस के, तो घर तक का रास्ता यूं से किसने बताया? राजीव बस चुप रहा।
उसकी आंखें बेटी के थाके हुए चेहरे पर टिकी थी, पर उसके दिल में एक नया सवाल उठ चुका था। क्या वो अब भी वही रिया है, या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो वो कह नहीं सकती? 2 दिन बीत चुके थे रिया के घर लौटने के बाद। मैंशन के गेस्ट रूम को टेम्पररी ऑब्जर्वेशन वार्ड बना दिया गया था। सिक्योरिटी टाइट थी, रिपोर्टर्स बाहर खड़े थे और अंदर सिर्फ डॉक्टर राजीव और इंस्पेक्टर तिवारी अलाउड थे। रिया अभी भी अजीब स्टेट में थी, आंखें खुली पर नजर कभी कमरे की सीलिंग पे, कभी खिड़की के बाहर, जैसे वो फिजिकल जगह पे थी पर दिमाग कहीं और अटका हुआ। रिया, यूं में बताना होगा तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो मुझे रास्ते से ले गया। मैं रात को कार से उतर के गेट की तरफ जा रही थी। पीछे से किसी ने एक छाता कुछ से मेरे मुंह पर दबा दिया। मुझे लगता है क्लोरोफॉर्म था। आंख खुलने पे मैं एक छोटी जगह में थी, जैसे कोई बेसमेंट। उसने कहा कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ कुर्सी के साथ बंधे हुए। उसने बस एक आदमी की आवाज सुनी। वो ज्यादा बात नहीं करता था, कभी कभी पानी का ग्लास रखता, कभी कोई प्लेट जिसमें खाना होता। मेरा नाम उसने कभी नहीं लिया। इंस्पेक्टर तिवारी पूछते हैं, तुम्हें रास्ता या जगह याद नहीं? रिया धीरे से कहती है, नहीं, सब ब्लर है। बस एक सेफ्ट लाइट थी, जैसे फ्लोरेसेंट लैंप, और केमिकल की स्मेल। और बाहर जाके थोड़ी दूर चल के मुझे हवा महसूस हुई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। रूम में साइलेंस छा गया। राजीव अपनी कुर्सी पे बैठा बस बेटी को देख रहा था। उसकी आंखों में रिलीफ भी था और कंफ्यूजन भी। डॉक्टर बोलते हैं मेमोरी ट्रॉमा है, शायद शॉक की वजह से कुछ डिटेल्स रिप्रेस हो गई हैं। इंस्पेक्टर तिवारी फिर कहते हैं, कोई भी किडनैपर बिना रीजन के विक्टिम को इतनी आसानी से छोड़ता नहीं। शायद रिया का रिलीज किसी के प्लान का पार्ट था। रिया चुप थी। उसने अपने हाथ में वो ब्रेसलेट देखा जो किडनैपिंग वाले दिन उसने पहना था, पर वो ब्रेसलेट अब थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, जैसे किसी ने उस पे छोटी माइक्रो स्क्रैच लाइंस बना दी हो। इंस्पेक्टर तिवारी बोलते हैं, ये स्क्रैचेस जैसे किसी ने यहां नंबर लिखे हो। रूम में हवा रुक गई। राजीव भी समझ नहीं पाया, पर तिवारी जानता था ये कहानी अब सिर्फ किडनैपिंग नहीं रही, ये एक सिग्नल है किसी बड़े राज का। पुलिस के लिए सब कुछ वियर्ड था। रिया के वापस आने के बाद सब सोच रहे थे केस खत्म हो गया, लेकिन इंस्पेक्टर अरुण तिवारी के इंस्टिंक्ट्स कुछ और कह रहे थे। उसके लिए पजल कंप्लीट नहीं हुआ था, बल्कि और कंफ्यूजिंग बन गया था। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आई। पहली लाइन में ही लिखा था, द कार क्रैश डजंट अपीयर टू बी एन एक्सीडेंट। तिवारी ने ब्राउज चढ़ाकर रिपोर्ट पढ़ी। ब्रेक फ्लूइड लाइन में फॉरेन केमिकल ट्रेसेस माइल थी, जैसे किसी ने डिलिबरेटली ब्रेक फेलियर क्रिएट किया हो। स्टीयरिंग के निशानों से पता चला कि ड्राइवर ने व्हीकल कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की थी, पर सिस्टम ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, यानी किसी ने यूज मारने के लिए एक्सीडेंट प्लान किया था। कार किडनैपर के नाम पे थी। जवाब आया, नहीं सर, फेक डॉक्यूमेंट्स। चसिस नंबर ट्रेस करने पर एक क्लोज्ड कंपनी के नाम पर निकली है, जेनीटेक रिसर्च सॉल्यूशंस। ये नाम पहली बार सुनाई दिया था, लेकिन कुछ फेमिलियर लगा। तिवारी ने तुरंत लब रिकॉर्ड निकालवाया। रिया के ब्रेसलेट पर जो फेंट नंबर्स मिले थे 4721, वो जेनेटेक के एम्प्लॉई कोड पैटर्न से मिलते थे। तब उसका शक कंफर्म होने लगा। किडनैपिंग से ज्यादा ये एक कंट्रोल्ड ऑपरेशन लग रहा था। दूसरा धमाका तब हुआ जब किडनैपर के फोन से एक हिडन वीडियो फोल्डर रिट्रीव हुआ। वीडियो फाइल का नाम था confession.mp4। लैपटॉप स्क्रीन पे प्ले पे क्लिक करते ही एक डार्क रूम में बैठा वो आदमी दिखा। बियर्ड ग्रोन, आंखों में दर्द और आवाज में गिल्ट। कैमरा उसके इतने पास था कि हर सांस में कंपन महसूस होती थी। मैंने यूज किडनैप किया, पर मैं मजबूर था। मुझे भी किसी ने फोर्स किया। अगर मैं मना करता तो मुझे मार देते। तिवारी और राजीव दोनों चुपचाप देखते रहे।
वीडियो के बैकग्राउंड में एक वॉल दिख रही थी जिसमें एक फेड पैटर्न दिखता था। पहले तो एज रैंडम लग रहा था, पर जूम करने पर आया एक सेमी ब्लर्ड लोगो सा पैटर्न। ग्राफिक टीम ने इमेज एनहांसमेंट सॉफ्टवेयर से ब्लर रिमूव करने की कोशिश की। जैसे ही क्लैरिटी आई, सबके चेहरे पे हैरानी थी। लोगो सर्कुलर शेप में था, बीच में एक डीएनए डबल हीलिक्स सिंबल और नीचे लिखा था न्यूरोजन लैब्स रीडिफाइनिंग ह्यूमन बिहेवियर। तिवारी ने तुरंत डेटाबेस चेक कराया। पता चला न्यूरोजन लैब्स एक रिसर्च इंस्टीट्यूट थी जो 2 साल पहले बैंड हो गई थी फंडिंग इरेगुलरिटीज के केस में। पर ऑफ रिकॉर्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ह्यूमन माइंड कंडीशनिंग पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। सब्जेक्ट्स को एक्सट्रीम फियर, आइसोलेशन और कंट्रोल के सिचुएशंस में रख कर रिएक्शन स्टडी करते थे। रिया के केस में सब कुछ फिट बैठ रहा था। कंट्रोल्ड किडनैपिंग, आइसोलेशन चेंबर जैसा बेसमेंट, केमिकल स्मेल और फ्लोरेसेंट लाइट्स। सर, मुझे लगता है आपकी बेटी किसी रैंडम किडनैपिंग नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का विक्टिम बनी है, और ये आदमी जिसे हम किडनैपर समझ रहे थे शायद खुद एक टेस्ट सब्जेक्ट था या पॉन। सर, मुझे लगता है आपकी बेटी किसी रैंडम किडनैपिंग नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का विक्टिम बनी है, और ये आदमी जिसे हम किडनैपर समझ रहे थे शायद खुद एक टेस्ट सब्जेक्ट था या पॉन। इंस्पेक्टर अरुण तिवारी के हाथ अब केस के कुछ सॉलिड थ्रेड्स आ चुके थे। किडनैपर के फोन से मिलने वाला न्यूरोजन लैब्स का ब्लर्ड लोगो और जेनेटेक के नाम पे रजिस्टर्ड कार दोनों एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा लग रहे थे। कहानी अब एक आम किडनैपिंग केस से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तिवारी ने सिटी के रिसर्च एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन विंग से डेटा निकालवाया। डेटाबेस में लिखा था न्यूरोजेन बिहेवियरल रिसर्च फैसिलिटी established 2015, specialized in experimental therapy and behavior modification studies. Officially इंस्टीट्यूट कुछ साल पहले फंड ब्रीच के नाम पे शट डाउन हो गया था, पर ऑफ रिकॉर्ड नोट्स में लिखा था possible ethical violations related to human trials. उनके पुराने एम्प्लॉयज से बात करो। अगला दिन पुलिस एक पुराने इंडस्ट्रियल जोन में पहुंची जहां न्यूरोजन के एक एक्स लैब टेक्नीशियन सुरेश नारुला छोटी सी मेडिकल सप्लाई शॉप चलाता था। सर, आपको नहीं पता वो लोग क्या करते थे। हम उन्हें रिसर्च कहने के लिए मजबूर थे, पर असल में वो ह्यूमन ट्रायल्स कर रहे थे बिना कंसेंट के। किस टाइप के ट्रायल्स? रिया वहां कैसे पहुंची? तिवारी ने यह सब सुन के रिया के ब्रेसलेट पे लिखे कोड को याद किया। 4721 ये सब्जेक्ट आईडी फॉर्मेट है सर। 47 से बैच नंबर और 21 एक्सपेरिमेंट साइकिल, मतलब रिया का नाम किसी ट्रायल में रजिस्टर हुआ था। हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स अपने बच्चों को बिहेवियरल थेरेपी के ट्रायल में भेजते थे सर, सोचकर कि वो एंजाइटी और फियर से स्ट्रांग बन जाएंगे। पर उन्हें क्या पता था कि वो लोग माइंड कंट्रोल लेवल पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तिवारी का चेहरा सख्त हो गया। अब उसे स्पष्ट हो गया था ये केस किडनैपिंग नहीं, मेमोरी मैनिपुलेशन प्रोजेक्ट का पार्ट था। उसने अपनी डायरी में लिखा, रिया खाना, सब्जेक्ट आईडी 4721, एक्सपेरिमेंट कंट्रोल्ड ट्रॉमा रिकवरी, किडनैपर पॉसिबली हैंडलर। और उस मोमेंट तिवारी ने सोचा, अगर प्रोजेक्ट बैंड हुआ था तो अब ये लोग वापस क्यों एक्टिव हुए? क्या रिया का ऑब्डक्शन एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट रिकवरी था? कहानी अब प्योर सिटी लेवल पे एक डार्क नेटवर्क तक पहुंचने वाली थी। इंस्पेक्टर अरुण तिवारी को अब 2 चीजें क्लियर दिख रही थी। किडनैपर का कनेक्शन किसी रिसर्च सेटअप से था। रिया के ब्रेसलेट पे लिखा कोड कोई आम नंबर नहीं, एक सब्जेक्ट आईडी था। अब उससे रिया के पास तक जाना था। तिवारी ने राजीव से रिक्वेस्ट की, सर, हमें रिया के स्कूल और मेडिकल रिकॉर्ड्स देखने होंगे। कभी चाइल्डहुड थेरेपी, काउंसलिंग या स्पेशल प्रोग्राम्स में गई हो तो वो सब पता चलेगा। राजीव पहले हेजिटेंट था। उसे याद आया कि बचपन में रिया को कुछ फोबिया इश्यूज थे।
अंधेरा, लाउड साउंड्स और क्राउड से डर लगता था। उस टाइम पे डॉक्टर्स ने कहा था बस मिल्ड चाइल्डहुड एंजाइटी है, अर्ली इंटरवेंशन से ठीक हो जाएगा। मैंशन के स्टडी रूम में एक पुराना स्टील लॉकर खोला गया। फाइल्स के स्टैक में से रिया के स्कूल डॉक्यूमेंट्स, वैक्सीनेशन कार्ड्स, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स निकाले गए। तिवारी सिस्टमैटिकली पेजेस फ्लिप कर रहा था जब एक क्रीम कलर का फाइल उसकी नजर में आया। हेडर पे लिखा था अर्ली रेजिलियंस एनहांसमेंट प्रोग्राम, EREP। फाइल के नीचे छोटे फॉन्ट में मेंशन था इन कोलैबोरेशन विद NG बिहेवियरल रिसर्च फाउंडेशन। तिवारी का दिल एक मोमेंट के लिए रुक सा। NG यानी न्यूरोजेन का ही शॉर्ट फॉर्म। उसने फाइल खोली। अंदर रिया के 7 साल की एज के फॉर्म्स थे, पेरेंट कंसेंट फॉर्म, प्रोग्राम ब्रोशर, इवैल्यूएशन चार्ट्स। प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में लिखा था बच्चों की एंजाइटी, फोबिया और इमोशनल वीकनेस को साइंटिफिक थेरेपी से दूर करने का स्पेशल प्लान। इस प्रोग्राम से बच्चे मेंटली स्ट्रांग, फियरलेस और फोकस्ड बनते हैं। राजीव ने धीरे से बोला, हाँ, ये प्रोग्राम स्कूल काउंसलर ने सजेस्ट किया था। उसने कहा था ये एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट का सर्टिफाइड थेरेपी मॉड्यूल है। हमने साइन कर दिया। हमें क्या पता था कंसेंट फॉर्म के फुटर में वही लोगो था जो किडनैपर के कन्फेशन वीडियो की वॉल पे ब्लर में दिखा था। सर्कुलर एम्बलम, बीच में हेलिक्स डिजाइन। इंस्पेक्टर तिवारी ने फाइल के अंदर से एक और शीट निकाली, सेशन रिपोर्ट, सब्जेक्ट 4721। उसने तुरंत क्रॉस चेक किया। 4721 वो ही नंबर जो रिया के ब्रेसलेट पे स्क्रैचेस में लिखा था। रिपोर्ट में लिखा था इनिशियल सेशंस, माइल्ड फियर रिस्पॉन्स, कंट्रोल्ड डार्क रूम एक्सपोजर, क्राइंग, पैनिक बट अडेप्टिव, फॉलो अप रिकमेंडेड, इमर्सिव सिनारियो बेस्ड कंडीशनिंग इन लेटर एडोलेसेंस। लाइन ने तिवारी के दिमाग में अलार्म बजा दिया। इमर्सिव सिनारियो बेस्ड कंडीशनिंग इन लेटर एडोलेसेंस। क्या रिया का किडनैपिंग इसी सिनारियो बेस्ड कंडीशनिंग का पार्ट था? तिवारी ने गुस्से में फाइल टेबल पर पटक दी। सर, आप समझ रहे हैं, आपकी बेटी को बचपन में इस प्रोग्राम में डाला गया, जिसका बैकएंड वही इंस्टीट्यूट हैंडल कर रहा था, जिसका नाम आज हर क्लू में आ रहा है। राजीव स्टंट था। उसने पेपर पकड़ के देखे, हर पेज पे उसके साइन थे। वो ही पेरेंट कंसेंट जो उसने थेरेपी समझकर किया था। उसकी आवाज लड़खड़ाई, मतलब उस वक्त से ही रिया उन लोगों के डेटाबेस में थी, उनका सब्जेक्ट थी। तिवारी का टोन कोल्ड हो गया। बिल्कुल, जो आदमी आज आपकी बेटी का किडनैपर के रूप में मिला, वो शायद पहले इसी प्रोजेक्ट में एम्प्लॉई या सब्जेक्ट हैंडलर रहा होगा। मतलब रिया और किडनैपर का कनेक्शन किसी रैंडम रैंसम से नहीं, बल्कि पुराने साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से जुड़ता है। एक और डिटेल फाइल में थी। पेरेंट कॉन्टैक्ट के नीचे एक जेनेरिक ईमेल था, support@neurogenbehave.org, और रिमार्क्स सेक्शन में लिखा था फैमिली इज फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड कोऑपरेटिव, लॉन्ग टर्म केस स्टडी पॉसिबल। ये लाइन राजीव के दिल में चुभ गई। उसने खुद ही अपनी बेटी को उन लोगों के हाथ में दिया था जिनके लिए वो सिर्फ एक लॉन्ग टर्म केस स्टडी थी। रूम में एक डेड साइलेंस छा गया। तिवारी ने धीरे से बोला, सर, ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं, ये बचपन से चल रहा हमन एक्सपेरिमेंट है और शायद अभी खत्म नहीं हुआ। केस क्लोज्ड लिखा गया। न्यूज चैनल्स ने हेडलाइन चला दी, बिजनेस टाइकून्स डॉटर रेस्क्यूड, किडनैपर डेड, केस सॉल्व्ड। लेकिन जो पुलिस फाइल्स में लिखा गया वो और रिया के चेहरे पे लिखी खामोशी दोनों कुछ और कह रहे थे। इंस्पेक्टर तिवारी के नोट्स में 3 पॉसिबल थ्योरीज लिखी थी जिनके थ्रू पूरी स्टोरी को समझा जा सकता था। थ्योरी 1, गिल्ट और एलिमिनेशन थ्योरी। सबसे सिंपल वर्जन लगता है, किडनैपर ने गिल्ट में रिया को छोड़ दिया। शायद उसका दिल पिघल गया या उसे रियलाइजेशन हुआ कि रिया सिर्फ एक इनोसेंट विक्टिम है। उसने उसे रिलीज कर दिया और खुद कन्फेस करने की सोची, लेकिन कहीं किसी ने उससे पहले ही एलिमिनेट कर दिया। क्यों? ताकि सच बाहर ना आए। उसके फोन से मिला वो कन्फेशन वीडियो भी ये हिंट देता है, मुझे भी किसी ने फोर्स किया। यानी वो किसी बड़े नेटवर्क का पॉन था। और जैसे ही उसने लाइन क्रॉस की, ब्रेक फेलियर के थ्रू उसकी मर्डर प्लानिंग हो गई।
इस एंगल में रिया एक प्योर विक्टिम है और किडनैपर एक गिल्ट रिडन फैसिलिटेटर। ये थ्योरी इमोशनल है और केस को ह्यूमन मॉरल स्ट्रगल के लेंस से दिखाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर किडनैपर मर गया और रिया फ्री हो गई तो उसके ब्रेसलेट पे लिखा नंबर और लैब लिंक्स क्यों मिले? क्या गिल्ट वाले आदमी को इतना मेटिकुलस डेटा प्लांटिंग का समय मिलता? तिवारी इस थ्योरी को हाफ करेक्ट मानकर आगे बढ़ता है। थियरी 2, कंट्रोल्ड साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। थियरी, यह सबसे हॉरिफाइंग और लॉजिकल थियरी लगती है। पूरा किडनैपिंग एक साइकोलॉजिकल ट्रायल था जिसमें रिया एक सब्जेक्ट थी और उसका फियर रिस्पॉन्स ऑब्जर्व किया गया। बेसमेंट सेटअप, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था, केमिकल स्मेल लैब रेजिड्यू और फ्लोरेसेंट लाइट ऑब्जर्वेशन सोर्स। किडनैपर एक हैंडलर था जिसे रिया की कंडीशन मेंटेन करने के लिए असाइन किया गया। जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ या डेटा कलेक्ट हो गया, उसे एलिमिनेट कर दिया गया ताकि कोई एक्सटर्नल लीक ना हो। रिया को फ्री इसलिए किया गया क्योंकि एक्सपेरिमेंट का रिकवरी फेज स्टार्ट हो गया था जिसमें विक्टिम का रिटर्न और पब्लिक रीइंटीग्रेशन ऑब्जर्व किया जाता है। क्या शॉकिंग नहीं लगता? बचपन में न्यूरोजन प्रोग्राम शुरू हुआ और एडल्टहुड में सेम इंस्टीट्यूशन ने उसके माइंड पे फील्ड एक्सपेरिमेंट कर दिया। फियर टू कंट्रोल, अ 15 ईयर बिहेवियरल लूप। इस थियरी में सब कुछ साइंटिफिकली कैलकुलेटेड लगता है। बस एक प्रॉब्लम है, ये प्रूव करने के लिए एविडेंस अब तक सर्कमस्टेंशियल है क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफिशियली बैंड है। थ्योरी 3, साइलेंट अकॉम्प्लिस थ्योरी, फैमिली इन्वॉल्वमेंट। ये सबसे डिस्टर्बिंग थ्योरी है और जिसे तिवारी ओपनली फाइल में लिखने से घबराता था। क्या हो सकता है कि राजीव खन्ना या उसके कनेक्शंस इस एंटायर प्रोजेक्ट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे? बचपन में रिया को उन्हीं के साइन के जरिए थेरेपी के नाम पर इंस्टीट्यूट में भेजा गया। हो सकता है राजीव ने सोचा हो ये एक पोस्ट बिहेवियरल ट्रीटमेंट है, पर कहीं ना कहीं उस डील के अंदर एक फंडेड इंटरेस्ट छुपा था। हो सकता है रिया को छुपकर हाई प्रोफाइल डोनर्स एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट बनाया गया हो। और अब जब केस मीडिया में आया तो सिस्टम ने पूरी स्टोरी को किडनैपिंग के फॉर्मेट में पैकेज कर दिया ताकि कोई भी कॉर्पोरेट एक्सपेरिमेंट लिंक सरफेस पे ना आए। और अगर ये सच है तो रिया को सब याद है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहेगी क्योंकि वो जानती है उसकी अपनी दुनिया उसी एक्सपेरिमेंट से बनी है। आखिर में नैरेटर बोलता है, आपको क्या लगता है, क्या ये सिंपल किडनैपिंग थी या एक प्लान्ड ह्यूमन ट्रायल जहां इंसानी दिमाग पे एक्सपेरिमेंट हुआ? और अगर आप रिया की जगह होते तो क्या आप सच बोलते? अगर आपको ऐसे माइंड बेंडिंग केसेस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक ऐसा केस लाऊंगा जहां विक्टिम खुद अपने किडनैपर से प्यार कर बैठा। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो लाइक दबाओ, ये हमारी ताकत है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। हर हफ्ते नई क्राइम स्टोरी मिस मत करना। कमेंट्स में बताओ, क्या आपके घर में भी ऐसे क्यूरियस किड्स हैं या आपका कोई साइबर एक्सपीरियंस? अगली वीडियो में एक ऐसा बैंक हीस्ट जहां चोरों ने खुद को सीसीटीवी पर लाइव कैद कर लिया। तब तक सतर्क रहो, सेफ रहो। धन्यवाद डार्क ट्रूथ से। जय हिंद।